Hello everyone, this is Pankaj Kivat from Belmo Bokaro, Jharkhand. Now in previous classes we are discussed about the classifications of gaseous mines according to their gaseousnesses. And next regulations is 134, precaution against fire. It means to say that general precaution against fire. अगर आप इस रेगुलेशंस में डाटा देखने के लिए जानना चाहते हैं तो इसमें कोई डाटा ऐसी है नहीं, बशर्ते इसमें सिर्फ कहानियाँ लिखी गई है कि आपको कैसे प्रिकॉशंस लेनी है फायर में, या फिर फायर होने के समय में, या उससे पहले क्या प्रिकॉशंस लेनी है। यहाँ बहुत भविष्य और वर्तमान तीनों को पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए हम लोग प्रिकॉशंस को देखेंगे। ओके, और सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दुर्गा पूजा की, जो कि 2-4 दिन में ही विजयदशमी है। और दुर्गा पूजा में हम लोग एज ए बोनस भी होती है कोल इंडिया के सब्सिडीज में, और इस बार बोनस 1,03,000 लगभग तय की गई है। मैंने एक बोनस पे क्लासेस भी बनाया था कि कैसे बोनस यानी कि कैसे बेच बोर्ड बैठती है और बोनस निर्धारित की जाती है, तो आप उसको देख सकते हैं। एज ए आप जब भी कोल इंडिया ज्वाइन करेंगे, whenever you go to join a Coal India's and Coal India member, you should be taken a ticket for the union leaders. There are 5 types of union leaders registered in our government of Coal India. That is INTEC, BHMS, Bharatiya Mazdoor Sangh, BMS, and HMS, Hind Mazdoor Sangh, and something in the process of registrations, but C2 is not registered, but in the process C2 भी registered होने की प्रोसेस में है। वन मोर थिंग दैट कि कोल इंडिया आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे ही ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत सारे वहाँ के यूनियन लीडर से संपर्क करना होता है वर्किंग के रिगार्डिंग, प्लस आपको प्रत्येक मंथ की टिकट भी करवानी होती है, यानी कि टोकन कटवानी होती है कि आप हमारे सदस्य, तो सदस्यता के लिए प्रति मंथ टिकट देना होता है। ओके, और ये सभी माइंस के लिए कंपलसरी है। अदरवाइज अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स या कुछ भी होती है आपके साथ, तो आपके फेथफुल में कोई खड़ा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जितने की विधायक की पहुंच नहीं होती है, कहीं ना कहीं कोल इंडिया के जो यूनियन लीडर के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी होते हैं, उनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। पहुंच इसलिए क्योंकि वो पूरी कोल को प्रोडक्शंस करते हैं। मैं इस पे बाद में डिस्कशन करूंगा। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट जनरल प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। पहला पॉइंट कि इसमें कहता है कि किसी भी माइंस में या किसी भी सरफेस में या स्टोरेज में या गोदाम में किसी प्रकार का ऑयल, ग्रीस या फिर रॉ मटेरियल या फिर कैनवास मतलब होता है एक तरीके से आप समझ लो मटेरियल ही है। जैसे कैनवास की शूज भी होती है और कैनवास की क्लॉथ भी होती है, तो वैसे मटेरियल हम लोग कभी भी माइंस में ऐसे पोजीशन पे स्टोर करके नहीं रखेंगे जहां फायर प्रूफ मटेरियल से ना बना हो। ओके, तो पहला पॉइंट कहता है नो ऑयल, ग्रीस, कैनवास और अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल्स विल बी स्टोर्ड इन एनी माइंस एक्सेप्ट इन फायर प्रूफ रेसिप्रेक्टिकल। यानी कि किसी भी गोदाम में हम लोग ना तो ऑयल रख सकते हैं, ना ग्रीस रख सकते हैं, ना कैनवास और ना इनफ्लेमेबल मटेरियल रख सकते हैं जहाँ की फायर प्रूफ मटेरियल्स से बनाना। ओके, सेकेंड पॉइंट, ग्रीस और ऑयली वेस्ट इन वर्किंग बिलो ग्राउंड शॉल बी रेगुलर रिमूव टू दिस सरफेस। अगर
कोई कहीं भी मान लीजिए किसी मशीन को हम लोग सर्विसिंग करते हैं, सर्विस में देते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, समय समय पे ग्रीसिंग की जाती है और मशीन फेस से दूर लेके हम लोग ग्रीसिंग करते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि हेल्पर को उतनी अवेयरनेस या हेल्पर को उतनी पता नहीं रहती है, बट वर्किंग करते करते सब चीज अवार्ड हो जाते हैं। तो जो नए वर्कर रहते हैं उनके लिए ये शायद बात रखी गई है, या फिर कि सभी के लिए बात रखी गई है कि वैसे प्लेस में कभी आप ग्रीस नहीं छोड़ेंगे या फिर किसी ऐसे मटेरियल को नहीं छोड़ेंगे जिससे एक्सप्लोजन या फिर फायर का खतरा हो। ओके। Third point is, in case of open cast working, work soap, grease and oily waste shall be disposed to of irregularly safe manners. ओपन कास्ट में ये बात रखी गई है कि अगर ओपन कास्ट में जहाँ पे गोदाम हो, सर्विस हो रही है या फिर एक्सकवेशन पॉइंट हो या फिर स्टोरेज हो, वहां पे भी आपको सावधानियां रखनी है जिससे कि आग ना पकड़े। ओके। पॉइंट कहता है इन ओपन कास्ट वर्किंग वर्कशॉप ग्रीस एंड ऑयल वेस्ट सोल बी डिसअपॉइंटमेंट इरेगुलरली इन सेफ मैनर। आपको वहां भी सावधानियां रखनी है, प्लस वैसे वैसे मटेरियल को जिससे आग लगने की ज्यादा संभावना होती है, वैसे मटेरियल को आपको सेफ मैनर में रखना है। ओके। अगर वर्कशॉप आप देखे होंगे तो वर्कशॉप में बहुत सारे मशीन की, ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मशीन की फ्यूल या फिर पेट्रोलियम भरी जाती है। पेट्रोलियम तो आप रेयर केस में, लेकिन फ्यूल फ्यूल फॉर व्हाट डीजल डीजल भरी जाती है मशीन में, डोजर्स में या फिर टिपर में। तो वैसे केस में आपको थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस ऑफ फायर को देखते हुए वर्किंग करना है। ओके। और उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फायर फाइटिंग टूल्स लगे हुए रहते हैं, जैसे कि आपका फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गया, वह पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए आपके पास। प्लस बालू की बाल्टी भी होती है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब बच्चा बचपन में था तो उस समय पिताजी के साथ में पेट्रोल या फिर डीजल लेने के लिए पेट्रोल टंकी जाता था, तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे रहते थे, प्लस एक स्टोरेज टाइप में बाल्टी लगा हुआ रहता था रेड कलर की। स्टोरेज स्टोरेज ना बोल के उसका आप हैंडल बोलिए, ऐसे ये हैंडल स्टैंड या हैंडल बोल सकते हैं, ऐसे हैंडल लगा रहता था और इसमें क्या होता है कि बाल्टी लगा रहता था, ऐसे बाल्टी। तो मैं कभी भी पूछा नहीं किसी से कि ये बाल्टी में क्या है, क्या क्या नहीं। बट एक दिन क्या हुआ कि मैं जाके उतर के देखा, बाल्टी पे रेड कलर की पॉइंट और रेड कलर की वो पॉलिश लगी हुई थी, यानी कि पेंट की गई थी, प्लस उसमें देखा तो बालू भर के रखा हुआ था। बालू। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि सब चीज यहाँ ओके है, बट बालू क्यों रखी गई है। तो बच्चा था उस समय, मैं इग्नोर कर दिया। बट अभी क्या होता है कि बालू वहां पे इसलिए रखी जाती है, मतलब अब समझ में आता है कि बालू किस लिए रखी जाती है। एक्चुअली जो सैंडस्टोन है, बालू है, वो आपको बुझाने में बहुत मदद करती है, फायर को बुझाने में बहुत मदद करती है। ये सपोज दैट अंडरग्राउंड माइंस यहाँ से माउथ है। ओके। और ये पिलर बना हुआ है और इधर भी बहुत लंबी डायरेक्शन में पिलर बना हुआ है। ठीक है।
या फिर झरिया कोलफील्ड मान लेते हैं इसको। झरिया सीम मान लेते हैं, झरिया कोलफील्ड, ठीक है। अब झरिया में क्या है कि बीसीसीएल की सब्सिडी है वहां पे, ठीक ना। और सभी को आपको पता ही होगा कोल कैपिटल झरिया को ही बोला जाता है। और झरिया में क्या है मैटर कि आग जमीन के अंदर कंटिन्यू लदकते जा रही है, यानी कि कंटिन्यू आग फैलते जा रही है। बहुत सारे लोग ने कंसेप्ट ये पार्लियामेंट में भी बात उठी है कि झरिया में इतनी कोयल हमारा स्टोरेज है या फिर कोयल इतना है, बट उसको बचाने के लिए कोई मेजर एक्शंस नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह की बातें बहुत चलती रहती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर झरिया कोलफील्ड है, लगभग 5-10 किलोमीटर आग लगी हुई है। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ नजर आ रही है, बट समझ लीजिए 3 किलोमीटर के बाद यहाँ से आग लगी हुई है। ये फायर यानी कि हिट माइंस, फायरिंग माइंस कोलफील्ड में है। तो इस आग को बुझाने के लिए आपके पास क्या प्रिकॉशंस है या क्या स्टेप है, आप इसको समझाइए या बताइए। तो ऐसे में आप क्या करेंगे बताइए। बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद एक प्रिकॉशंस इसमें ऐसा आता है कि अगर इस पिलर या ये सीम के बीच में यहां से अगर हम बोर होल करते हैं, कोई भी डायमेंशन रख लीजिए या फिर 5 मीटर रख लीजिए या 3 मीटर रख लीजिए, और पूरी बोर होल में बालू सैंडस्टोन अगर हम भर देते हैं, तो बहुत हद तक ये जो फायर बढ़ते जा रही है कंटिन्यू, ये बहुत हद तक नहीं बढ़ने की संभावना है। अगर ये हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा आया, इतना आया या इतना तक हीट कर दिया, तो देन आफ्टर फिर कुछ मीटर के बाद हम लोग फिर बोरहोल मारेंगे और फिर से बालू सैंडस्टोन इसमें डाल देंगे। फिर इसमें बीच में हो सकता है कि और बालू डाल दे। तो ऐसे करके एक प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं, पूरी झरिया को आप बचा सकते हैं। झरिया कोलफील्ड्स एक प्रिकॉशंस ये भी है कि आप बोरहोल करिए और उसमें बालू डालिए, और बालू ही बहुत मेजर फैक्टर है बचाने के लिए फायर को। सिम को बचाना है तो कोयल, सिम को बचाना है तो बालू की प्रयोग करते हैं बहुत जगह और होता भी है। तो अब समझ में आया उस पेट्रोल पंप में बालू को क्यों रखा जाता है। अगर कोई भी गाड़ी या माइंस में कोई भी गाड़ी या कोई भी मोटर व्हीकल्स में आग लगती है या किसी भी प्रोडक्ट में आग लगती है, तो बालू वहाँ इंस्टेंट यूज किया जा सकता है इसीलिए। वैसे तो फायर एक्सटिंग्विशर्स आज के टाइम पे हर जगह नॉर्मली अवेलेबल होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी बहुत कोई यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली इसलिए बालू की बाल्टी वहां पे पेट्रोल पंप में लगी रहती है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज no person shall place or throw or cause or permit to be placed or throw any naked light or lamp or near any timber, wooden structures or other combustible material। मतलब बता रहा है कि कोई भी बंदा किसी भी प्लेस पे ना तो टॉर्च छोड़ेगा और ना ऐसे हीटिंग प्रोडक्ट या मटेरियल छोड़ेगा जिससे आग लगने की संभावना है। No person shall be throw or cause or permit or place or throw or any naked light or lamp near any timbers। Okay. Next point, adequate and sufficient arrangement shall made be every means from detections, control and institutions and any file। तो 5वां पॉइंट कह रहा है कि सुटेबल, एडिक्वेट, सफिशिएंट आपके पास होना चाहिए। किससे क्या होना चाहिए, कहता है एडिक्वेट एंड सफिशिएंट अरेंजमेंट होना चाहिए। किसका, और फायर फाइटिंग टूल्स का। अगर आप माइंस के माउथ में हैं या फिर माइंस में हैं, तो माइंस के अंदर भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लगी रहती है। वो किस लिए,
कि अगर छोटा सा भी आग कहीं लग जाती तो वो बुझा सके, तो पर्याप्त मात्रा में आपको रखनी है फायर फाइटिंग टूल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर एवरी mine should be measure and precautions appropriate of nature's mines operation prevent detections and combat the start of a spread of fire। ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओ माय गॉड, शिट, आई एम सॉरी एक्चुअली माइक को मैं लगाना भूल गया, बट हो सकता है अगर कैप्चर आ गई होगी आवाज। सॉरी माय मिस्टेक। अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। ओके, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन should be taking measure and precautions appropriate to the nature of mines operations to prevent। मतलब कह रहा है कि ओनर, एजेंट और मैनेजर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज होती है। क्या क्या ड्यूटी होती है कि जो भी प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर है वो पर्याप्त मात्रा में आपको रखनी है और लेनी भी है। आग लगने से पहले ही लेनी है, प्लस इन द केस आग लग जाती है तो भी आपको प्रिकॉशंस रखनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है नेचर ऑफ माइंस ऑपरेशन। नेचर ऑफ माइंस, इससे आप क्या समझते हैं? नेचर ऑफ माइन ऑपरेशंस मतलब नेचर ऑफ माइंस ऑपरेशंस की वो किस तरह से माइनिंग हो रही है, कि कौन सी ऑपरेशन चल रही है। जैसे लॉन्गवाल हो गई, बोर्ड एंड पिलर हो गया, हाईवाल वो हो गई, तो इस तरह को हम लोग नेचर ऑफ माइंस या नेचर ऑफ माइनिंग ऑपरेशंस बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट, द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइंस शॉल टेक ए मेजर प्रिकॉशंस टू अप्रोचिएट नेचर ऑफ माइंस। अच्छा, ये हो गया। ओनर, एजेंट ऑफ एवरी माइंस शॉल बी ensure operation or stop work exhibit safe locations when there is serious danger due to fire and threatening the safe and health worker। ओनर, एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं सीरियस या फिर डेंजर जोन में काम हो रही है तो वहां से जल्द वर्कर को हटा ले, प्लस प्रिकॉशंस ले और सेफ जोन में रखे। तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शुड इंश्योर दैट ऑपरेशन आर स्टॉप। काम को रोक देना है, तुरंत रोक देना है अगर किसी प्रकार का खतरा हो, और वहां से सारे वर्कर को विड्रॉल कर ले। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 134 हम लोग की CMR कंप्लीट होती है। नाउ वी हैव टू गो नेक्स्ट CMR 135, सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। ज़्यादा डाटा है नहीं तो इसी में इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें अब 15 मीटर और 7 डेज, 15 मीटर और 7 डेज 135 में हमेशा याद रखिएगा। रेगुलेशंस 135, ये 15 और 7 डेज क्या है? 135 सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर, सरफेस precaution against fire। आप सरफेस से क्या समझते हैं? सरफेस सभी जानते हैं, धरातल को सरफेस बोलते हैं, लेकिन माइनिंग के टर्म में आप माइंस देखे होंगे तो
एक ओपन कास्ट माइंस होता है एंड अंडरग्राउंड माइंस होता है। ठीक, लेकिन यहाँ बात रखी गई है सरफेस प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर। तो बताइए इसमें कहाँ सरफेस आ रहा है, सरफेस कहाँ इस पे आ रहा है, किसको यहाँ सरफेस बोलेंगे? ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड में। तो कंफ्यूज ना होइए, सरफेस यहाँ बेसिकली ओपन कास्ट और अंडरग्राउंड को छोड़ के जितनी भी वर्किंग है उसको हम लोग सरफेस बोलेंगे। जैसे अगर अंडरग्राउंड में ये तो अंडरग्राउंड हो गया, माउथ हो गया ये, लेकिन यहाँ से जो जितने सरफेस के ऑफिस या स्ट्रक्चर बने हुए हैं या बिल्डिंग बनी हुई है सिर्फ माइंस के लिए, उसी को हम लोग सरफेस कहते हैं। यहाँ से सारे हो जाएंगे सरफेस। और ओपन कास्ट में अगर बात किया जाए तो माइंस साइट को जहाँ पे ऑपरेशन चल रही है, माइन साइट को छोड़ के जितनी भी लोकेशंस है सभी को सरफेस बोलेंगे। जैसे लोकेशंस में क्या हो गया, आपका ऑफिस वर्क हो गया, व्यू पॉइंट हो गया, या फिर ऑफिस का जितना भी काम होता है उसको हम लोग सरफेस बोलेंगे। ओके, तो सरफेस में कहता है ऑल स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट within a horizontal distance from 10 meter entrance to a mine shall be fireproof materials। 10 मीटर अगर किसी माइंस का माउथ ये किसी माइंस का माउथ है, ओके, अंडरग्राउंड माइंस का माउथ है, हम लोग यहाँ से इंटर करते हैं, यहाँ से 10 मीटर के रेडियस पे, चारों तरफ 10 मीटर के रेडियस पे 10 मीटर के रेडियस पे आपको फायर नहीं करना है या हीट नहीं करना है। हीट मतलब तापमान और फायर मतलब आग। तो 10 मीटर के रेडियस पे कहीं भी आप आग लगा नहीं सकते हैं। Just 1 minute. All surface structures and support within horizontal distance from 10 meter from soil entrance in a mine shall be fireproof material। sorry। ये 10 मीटर क्या कह रहा है कि जितने भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे फायर प्रूफ मटेरियल्स होना चाहिए। 10 मीटर माउथ से जितने भी रेडियस में आएंगे सारे के फायर प्रूफ मटेरियल्स होना चाहिए। ठीक है, और जो आग वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ये आग वाली बात कितने में आ जाएगी? ये आग वाली बात आएगी 15 मीटर। माउथ से 15 मीटर तक आग आप नहीं लगा सकते। और सारे इंस्पेक्शन 7 डेज होंगे। फायर से रिलेटेड जितने भी इंस्पेक्शन होंगे ये 7 डेज में होंगे, बस यही डाटा है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, ऑल द सरफेस स्ट्रक्चर्स एंड सपोर्ट विद इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम 10 मीटर ऑफ ऑल एंट्रेंस इन ए माइन शैल बी फायर प्रूफ मटेरियल्स। सारे के सारे फायर प्रूफ मटेरियल्स होना चाहिए। कहाँ? माउथ से जितने भी 10 मीटर के रेडियस आते हैं वहां पे। ओके, एक कंडीशन इसमें रखा गया है, अगर शाफ्ट सिंक कर रहे हैं, सिंकिंग शाफ्ट कर रहे हैं, यानी कि शाफ्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो वैसे कंडीशंस में ये फॉलो करना उतनी उचित नहीं है। तो इसी में लिखा गया है, प्रोवाइडेड दैट सब्रेक्लेशन शैल नॉट बी अप्लाई टेम्पररी स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड कवरिंग ऑफ द टॉप ऑफ शाफ्ट which is course being be sunk and to a small lead of covering operated to rope cable। ओके, अगर शाफ्ट को हम लोग खोदा जा रहा है, वर्किंग कंडीशंस में है और छोटा है, तो वहाँ कंडीशंस में 10 मीटर वाला पॉइंट उतनी मैटर नहीं करती है। ओके,
Next point, cells or other carbonaceous materials should be not be heaped or dumped. Any dead leaves, dry vegetation should be not accumulate combustible material other than required for use within a period of 24 hours, or and inflammable material not be stored in a distance of 15 meters from mine, which is not effectively set up from the working plan. Okay, तो कहता है कि आप कोई भी मटेरियल्स या कोई भी ऐसे डेड या हीप्ड या कार्बोनियस मटेरियल को जमा नहीं करेंगे। मतलब अगर आपके सरफेस में या माउथ से आसपास में या अंडरग्राउंड जा रहा है और इसके ऊपर में आपका क्या है, ट्रीज है, प्लांट है, और यहाँ से पत्ते झड़ के माउथ के पास आ जा रहे गर्मी के समय सीजन में या समय में, तो ये हमारा क्या हो गया, सूखा पत्ता तो कार्बोनियस मटेरियल हो गया ना, कंबस्टिबल मटेरियल हो गया ना, हुआ कि नहीं। ये इसमें अगर थोड़ी सी चिंगारी या इसको सोर्स ऑफ हीट मिल जाए तो आग लगा सकता है, और यही आग की धुआं अंदर घुस जाए। भाई वेलोसिटी जान रहे हो एयर की क्या वेलोसिटी जाती है, तो पूरी माइंस में आग लगा सकता है। उसके बाद कार्बोनियस मटेरियल, अगर कोई भी छोटा मोटा का ढेर अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से माउथ है, माउथ के सामने ही हम लोग स्टॉक बना दिए, कोल स्टॉक बना दिए, और ये जमा करते करते बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं भी इस पे भी तो आग लग सकता है, आग लगने की संभावना इसमें भी होती है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, आपको लीफ को तुरंत हटवा लेना है, विद इन 24 घंटे के अंदर हटवा लेना है। और ये जो डंप हो रहा है मटेरियल्स, कोयला का डंप हो रहा है, ये भी 24 घंटे के अंदर हटा लेना है, इसको बाहर भेज देना है प्लांट में। ओके, और कोई 15 मीटर के रेडियस पे, ये 15 मीटर के रेडियस पे कोई भी ऐसी कार्बोनियस मटेरियल या फिर आग लगने वाली चीज माउथ से नहीं होनी चाहिए। माउथ से के रेडियस में यानी कि 15 मीटर के रेडियस में कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे कि आग लगने की संभावना हो। ओके, इन ओपन कास्ट वर्किंग इन एनी ग्राउंड broken by extractions of coal, all wild harmonious plants shall be removed, dead leaves and vegetation cleanup necessary to prevent wildfire। वही बात, कार्बोनियस मटेरियल या फिर ऐसी कोई भी मटेरियल्स आपको नहीं रखना है माउथ के। No person shall be deposit any heated materials or ash or any outcrop of coal seams open cast in working ground broken by extractions of coal। अब कोई भी आग मतलब जला हुआ राख को डिपॉजिट करके नहीं रखा जाएगा। कहाँ पे, ओपन कास्ट माइंस में, जहाँ पे कोल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। बट आज के कंडीशंस में क्या होता है कि ठंडी की सीजन में आती है, बगल में फेस चल रही है 10 मीटर की दूरी में, और वहीं कहीं स्टॉक में आग लगा दिया जाता है, वहीं सरफेस में आग लगा दिया जाता है और अपनी ड्यूटी करते हैं। तो समर के सीजन में ऐसा चलता है, बट विंटर के सीजन में ऐसा चलता है, बट समर में आप इसको कतई नहीं करें। वैसे भी समय में बहुत ज़्यादा हीट रहती है और डेंजर हो सकता है ये माइंस के लिए। ठंडे में थोड़ी बहुत आग लगा सकते हैं, बट वो भी रेगुलेशंस बना कहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो पर्सन शॉल बी फायर और परमिट ऑफ फायर लाइटेंड ऑफ एनी ओपन कास्ट वर्किंग विद इन ए डिस्टेंस 15 मीटर फॉर एनी एंट्रेंस ऑफ ए माइन एक्सेप्ट द परमिशंस फॉर रिटर्न मैनेजर फॉर ए स्पेशल पर्पस ऑफ द स्पेशल। ओके, एक चीज हो कि 15 मीटर के रेडियस पे ओपन कास्ट की बात कर रहे हैं, 15 मीटर के रेडियस पे कोई भी प्लेस में आपको फायर नहीं करना है, मतलब हीट नहीं लगानी है, आग नहीं लगानी है विदाउट परमिशन ऑफ मैनेजर। बिना परमिशन मैनेजर के बिना परमिशन से आप किसी भी प्लेस में आग नहीं लगा सकते 15 मीटर के रेडियस पे इन दी ओपन कास्ट। ओके,
Now, a competent person should be once at least every 7 days inspect all the top of the instance, open cast, and ground broken extraction of coal order in extensive precautions down the regulations compliant with the present। वही 7 days मैंने बताया था कि जितने भी इंटरेस्ट हैं ओपन कास्ट के माइंस में आपको फायर मतलब आग ना लगे ऐसी आपको इंस्पेक्शन हर हफ्ता में करना है। एवरी 7 डेज में आपको इंस्पेक्शन करना है और सारे इंस्पेक्शन को बीपी यानी बॉन्ड पेज बुक में भी मेंटेन करना है। और यही 7th पॉइंट में लिखा गया है, ए रिकॉर्ड ऑफ एवरी इंस्पेक्शन शॉल बी मेंटेन इन बॉन्ड पेज बुक ड्यूली साइंड ऑफ दी एंड डेटेड बाय दी मेकिंग इंस्पेक्शन। और जो इंस्पेक्शन कर रहे हैं उनकी साइन भी होनी चाहिए। ओके, तो ऑलमोस्ट 135 हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके बाद अंडरग्राउंड प्रिकॉशंस ऑफ माइंस में जाएंगे और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंस रेगुलेशंस रहेगी 136, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी क्या है कि 135 में बस आप डाटा याद रखें कि 10 मीटर तक माउथ से 10 मीटर तक फायर प्रूफ मटेरियल्स होना चाहिए। सभी चीज फायर प्रूफ मटेरियल। उसके बाद 15 मीटर के रेडियस पे कोई भी आग नहीं लगाएगा विदाउट परमिशन ऑफ मैनेजर। उसके बाद 7 दिन में आपको हमेशा चेक करना है सरफेस पे, क्या चेक करना है, क्या इंस्पेक्शंस करना है कि कहीं भी मटेरियल्स पे ऐसा मटेरियल्स जमा ना हो जिससे आग लगने की संभावना हो। 1 2 3 डाटा है। ओके, तो यहाँ ऑलमोस्ट सारे डाटा कलेक्शंस हो चुका है और हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग अंडरग्राउंड में क्या प्रिकॉशंस लेते हैं फायर के बारे में वो देखेंगे। तो रेगुलेशंस यहाँ समाप्त होती है। और कुछ कहना है क्या अपने बारे में? अपने बारे में मैं क्या कहूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत मैं अभी डिप्लोमा इन माइनिंग कंप्लीट है, ओवरमैन की डिग्री है हमारे पास, ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर हूँ। कुछ समय तक हमने एज ए टीचर्स में काम किया है, एज ए फैकल्टी में, और एडमिशन्स हमने बीटेक में कराया है, प्लस बहुत सारे गेट और ये सब वैकेंसीज ये सब सारे भी अप्लाई करता हूँ मैं। वैकेंसीज तो कोल इंडिया की अभी आ नहीं रही है, बट बहुत जल्द ही संभावना है कि वैकेंसीज आने की है। और थोड़ी बहुत लिविंग लाइफ के लिए, पॉकेट खर्चा के लिए एज ए पॉलिटिशियंस थोड़ी बहुत वर्किंग भी होती है। हमारी एनजीओ भी है, एनजीओ को लेके मैंने आपसे बात भी रखा है कि बहुत जल्द हम लोग ऑर्फेन हाउस बनाने वाले हैं, यानी कि अनाथ आश्रम। और उस अनाथ आश्रम में हम लोग बच्चे को अडॉप्ट करेंगे और उस बच्चे को हम लोग टेक एंड केयर करके एज ए अच्छी सी परवरिश करते हुए उसको मंजिल तक, उनकी कामयाबी तक की रास्ता को दिखाएंगे। ऐसे बहुत सारे हॉबीज़ हैं एंड हॉबीज़ के साथ साथ ड्रीम्स भी है हमारी। आपसे बस निवेदन है, प्रार्थना है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी निजी स्वार्थ यानी कि सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए यूट्यूब पे आते हैं और इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि हमें भी जाने, हमारा भी फैन फॉलोवर्स हो। बट हमारी मानसिकता ऐसा नहीं है और ना कभी होगी। आप अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कोई पहचान की दरकार नहीं है, लोग आपको ऑटोमेटिक पहचान दे देते हैं। ओके, और रील्स वीडियोस बनाने के मेरा एक ही उद्देश्य होता है कि उन गरीब बच्चों और वैसे बच्चों के पास हमारा वीडियोस पहुंचे जो कि सच में कामयाब होना चाहते हैं। हो सकता है हमारी क्लासेस सबको अच्छी नहीं लगे या फिर अच्छी लगे, तो इसका मैं आपका बहुत आभारी भी हूँ और आपसे निवेदन भी
निवेदन भी है कि अगर जो क्लास आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट में बता के कमेंट कर सकते हैं। उस पर हम सोचेंगे और उसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कोशिश करेंगे। कभी कभी समय ऐसा होता है ना कि आप चाह के भी उस जगह या फिर उस चीज़ को मुकाम तक नहीं ला पा रहे हैं जो कि आप करना चाहते हैं। ये तो आप समझ लीजिए समय का दोष है या फिर आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं होती है। बट जो भी होती है ये सही ही होती है। कोई भी एक्सीडेंटल या इंसिडेंट ऐसे ही नहीं होती है, उसमें बहुत सारे कंडीशंस के साथ साथ आपके साथ रखी गई या फिर कोई रखी जाती है ताकि आप उसको ना, जो चीज़ आप चाह रहे हो उस तक ना पहुंच के उससे और बड़ी कामयाबी की ओर निकले। तो समथिंग मेरे साथ भी शायद समथिंग हो रहा है कि भाई बहुत कंडीशंस हमारी अभी खराब चल रही है, ना करियर बन पा रहा है, ना लाइफ बन पा रही है और ना कुछ कर पा रहा हूँ। पता नहीं कब तक ये चलेगा, बट आई प्रे फ्रॉम द गॉड्स कि सब चीज़ ठीक हो जाए और उम्मीद है ठीक हो जाए। एक्चुअली मैं क्या, बहुत सारे लोग की थिंकिंग भी ऐसी होती है कि भाई ज़िंदगी मिली है तो ऐसा कुछ काम करके जाएं ताकि लोग याद रखें। अपने लिए अगर मैं जीना चाहूँ तो बहुत अच्छे तरीके से मैं एक पारिवारिक जीवन में सफल बना सकता हूँ। बट मुझे ऐसे काम करना है, ऐसे वर्क करनी है कि लोगों को कुछ हमसे उम्मीदें या सहायता मिले और याद रखा जाए। ओके, और आपका भी ये उद्देश्य भी होना चाहिए कि सिर्फ या फिर अपनी फैमिली को छोड़ के बाकी और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, असहाय लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास ना तो 2 वक्त की खाने की रोटी होती है, ना कुछ काम होता है। तो आप एज ए जॉब सीकर ना बन के उनके लिए जॉब क्रिएटर बनते तो ये भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी, बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप घर का आटा गीला करके दूसरे की मदद करें, बट जितना हो पाए मदद करना चाहिए ताकि लोग आपको पहचान प्लस याद रख सके। अदरवाइज जिंदगी मिलती नहीं है दोबारा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड लाइक, कमेंट, शेयर्स। ओके प्लीज, थैंक यू, हैव ए गुड नाइट।